इस आदमी को गौर से देखिए, ये नेपाल में इतिहास रचने जा रहा है। ये नेपाल का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बनने वाला है। उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है। जब से नेपाल में राजशाही खत्म हुई है, तब से कोई भी पार्टी ये कारनामा नहीं कर पाई थी। इस ऐतिहासिक घटना के सूत्रधार हैं बालेन्द्र शाह। लोग उनको बालेन्द्र शाह के नाम से भी जानते हैं। उनकी कहानी न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से मेल खाती है। ममदानी की तरह बालेन्द्र शाह भी रैपर थे। वहां से वो राजनीति में आए, फिर काठमांडू के मेयर बने। अब उनके हाथों में नेपाल की कमान आ रही है। इस वीडियो में जानेंगे बालेन्द्र शाह की पूरी कहानी क्या है, जेनजी प्रोटेस्ट में उनकी क्या भूमिका थी, इस चुनाव में उन्होंने इतिहास कैसे बनाया, भारत को लेकर बालेन्द्र शाह क्या सोचते हैं और कर्नाटक से उनका क्या कनेक्शन है। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आज देखिए नेपाल के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह की पूरी कहानी। साल 1990 8 अप्रैल को नेपाल में एक बड़ा जन आंदोलन खत्म हुआ था। 2 महीनों तक चले प्रोटेस्ट के बाद नेपाल में निरंकुश राजशाही समाप्त हो गई थी। नई व्यवस्था में चुनी हुई संसद की एंट्री हुई थी। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियों पर लगा बैन हटा लिया गया था। नेपाल में 1768 से राजतंत्र चला आ रहा था। राजा का वचन ही शासन होता था। 1950 के दशक में एक बार संसद वाला सिस्टम लाया गया था। संसद के लिए चुनाव भी होता था, लेकिन 1960 में राजा ने अचानक सरकार भंग कर दी और पॉलिटिकल पार्टियों पर ताला लगा दिया गया। ये ताला अप्रैल 1990 में खुला। इसलिए 1990 के जन आंदोलन को नेपाल के इतिहास का एक जरूरी पड़ाव माना जाता है। यह आंदोलन खत्म होने के ठीक 19 दिन बाद काठमांडू के नारादेवी में एक बच्चा पैदा हुआ। घर वालों ने प्यार से उसका नाम रखा बालेन्द्र। उसके पिता राम नारायण शाह काठमांडू के नारादेवी आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टर थे। वे मैथिल मधेशी कम्युनिटी से आते थे। दरअसल उनके परिवार का ताल्लुक महोत्तरी से था। ये मधेश प्रांत का एक जिला है। मधेश की दक्षिणी सीमा बिहार से लगती है। ये मैथिलों का इलाका है। उनके बोलचाल और रहन सहन में मैथिल समाज का बड़ा प्रभाव दिखता है, इसलिए उन्हें मैथिलों से जोड़कर देखा जाता है। नेपाल की राजनीति में मधेशी हमेशा हाशिए पर रहे, लेकिन बालेन्द्र ने उन्हें मेन स्ट्रीम में ला दिया है। वो नेपाल के पहले मधेशी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन यहाँ तक का रास्ता कई गलियों और पड़ावों से होकर गुजरा है। बालेन्द्र जब बड़ा हो रहा था, उसके पिता उसको मीटिंग्स में अपने साथ ले जाते थे। उसको वेटिंग रूम या रिसेप्शन पर छोड़कर वो मीटिंग में चले जाते और बालेन्द्र बाहर चल रही आपाधापी को ऑब्जर्व करता था। ये उसकी पहली ट्रेनिंग थी, जो किताबों के बजाय ग्राउंड जीरो से हो रही थी। 2018 में कांतिपुर टीवी को दिए इंटरव्यू में बालेन्द्र ने कहा था, मैं पहली बार तीसरी क्लास में स्कूल गया। उसके बाद भी मैं कभी कभार ही क्लास में बैठता था। जब 10वीं की परीक्षा हुई, मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था। भले ही बालेन्द्र स्कूल से बाहर रहता था, लेकिन उसकी पॉलिटिकल समझ लगातार पुख्ता हो रही थी। घर वालों के कहने पर उसने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया था। कॉलेज के दिनों में ही उसका रैप म्यूजिक में मन लगने लगा। 2012 में उसने एक गाना रिलीज किया, जिसका टाइटल था सड़क बालक। इसमें नौजवानों और शहरों में होने वाले भेदभाव को टारगेट किया गया था। गाने की 2 लाइनें सुनिए। यो संसार निर्मम पापी रसवार्थी, गरीब को हेलना धनी को आरती। यानी ये दुनिया निर्मम पापी और स्वार्थी है। ये गरीब का मजाक उड़ाती है, लेकिन अमीरों की आरती उतारती है। नेपाल में उन दिनों हिप हॉप कल्चर बढ़ रहा था, लेकिन वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं था। बालेन्द्र ने उसमें पॉलिटिक्स को शामिल किया। वो रैप के जरिए करप्शन और पुलिस के अत्याचारों पर सवाल उठाने लगे। 2013 में उन्होंने रैप बैटल सीरीज रॉ बार्ज लॉन्च की। इसमें नौजवानों की व्यथा सुनाई देती थी। इसमें वो यंग लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे, लेकिन पढ़ाई छोड़ने का उनका इरादा कतई नहीं था। नेपाल में सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन के बाद बालेन्द्र भारत आ गए। उन्होंने कर्नाटक की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां से उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली। फिर 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। साथ ही साथ नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान भी पहुंचा था। बालेन्द्र का दावा है कि उन्होंने भूकंप के बाद रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मदद की थी। इसी दौरान उन्होंने पहली बार मेयर बनने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहना शुरू किया कि सरकार की जिम्मेदारी टेक्नोक्रेट्स के पास होनी चाहिए, ऐसे लोग जिन्हें उस विषय की समझ हो। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्टर चलाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री कोई टीचर, इसी तरह दूसरे विभागों में भी होना चाहिए। फिर 2022 में बालेन्द्र शाह ने निर्दलीय काठमांडू का मेयर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। तब तक उनकी पहचान रैपर वाली हो चुकी थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनके गाने खूब धूम मचाते थे। अब ग्राउंड पर उनकी पहली परीक्षा होनी थी। बालेन्द्र अपने भाई के साथ एक स्कूटर पर चलते थे। उनके एक हाथ में माइक्रोफोन होता था और दूसरे में पैम्फलेट का बंडल। वो चौक पर खड़े होकर अपने लिए प्रचार करते, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। किसी जगह पर 10 लोग इकट्ठा हो जाएं तो भी बड़ी बात होती थी। फिर भी बालेन्द्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी बात पहुंचानी शुरू की। धीरे धीरे उनकी रैलियों में भीड़ जुटने लगी। इनमें ज़्यादातर नई उम्र के लड़के लड़कियां होते थे। वो उम्मीदों और ऊर्जा से भरे लोग होते थे।
बालेन का इलेक्शन सिंबल छड़ी थी। उनके समर्थकों ने उसको मजबूत गट्ठर में बदल दिया। बालेन ने काठमांडू की बेसिक जरूरतों पर ध्यान दिया था। उन्होंने सफाई, साफ पानी, साफ सड़क और कल्चरल हेरिटेज को बचाने का वादा किया। उनका एक और वादा खूब चर्चा में रहा। बालेन ने कहा था कि वो अवैध इमारतों को ध्वस्त कर देंगे। जब चुनाव हुआ तो लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। उनके सामने स्थापित पार्टियों के दिग्गज नेता खड़े थे, लेकिन बालेन ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 23,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। 32 साल के एक नौजवान रैपर के लिए ये जीत असाधारण थी। इसी के साथ नेपाल की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो चुका था। मई 2022 में बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर के तौर पर शपथ ली। मेयर बनते ही उन्होंने सबसे पहले बुलडोजर चलाना शुरू किया। काठमांडू के कई इलाकों में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण था। सरकारी जमीन और नदियों पर लोगों ने बिल्डिंग्स बना रखी थी। एक नदी के ऊपर तो मार्केट चल रहा था। बालेन ने उन सब पर बुलडोजर चलवा दिया। कोई और मेयर ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पाया था। इसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई, लेकिन कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की। कहा गया कि वे गरीबों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, उनको जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। मगर बालेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उनके मेयर रहते काठमांडू साफ रहने लगा। ट्रैफिक रूल्स का कड़ाई से पालन हुआ और बिल्डिंग्स बनने के लिए नियम भी सख्ती से लागू किए गए। लेकिन उन्हीं के समय में सरकारी स्टाफ और टीचर्स की सैलरी कई महीनों तक रुकी रही। जिन भूमिहीन लोगों को अतिक्रमण से हटाया गया था, उन्हें भी भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। इसको लेकर उन पर सवाल उठे, लेकिन बालेन की किस्मत बुलंद थी। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। फिर 2023 में उन्होंने एक कंट्रोवर्सी पैदा की। बालेंद्र ने अपने दफ्तर में नेपाल का एक नक्शा लगाया था। उसमें भारत के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। ये मैप 1816 की सुगौली संधि से पहले का था। इस संधि में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच की सीमा तय हुई थी। बालेन ने इसको दरकिनार करते हुए ग्रेटर नेपाल नक्शा लगाया था। इसी वजह से काफी विवाद हुआ, लेकिन बालेन पीछे नहीं हटे। उनका कहना था कि भारत ने अपनी संसद में अखंड भारत का चित्र लगाया है, इसमें नेपाल के इलाकों को शामिल किया गया है। वे इसको कल्चरल मैप कह रहे हैं, इसलिए मैंने ग्रेटर नेपाल का ऐतिहासिक नक्शा लगाया है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। फिर जून 2023 में आदि पुरुष रिलीज हुई। इसमें एक सीन में सीता मां को भारत की बेटी कहा गया था। बालेन ने इस सीन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब तक डायलॉग नहीं हटेगा वो फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। उन्होंने काठमांडू में फिल्म की रिलीज पर बैन भी लगा दिया। अंत में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनका फैसला पलट दिया, लेकिन तब तक वो लाइमलाइट में आ चुके थे। उन्होंने एंटी इंडिया धड़े को अपनी तरफ खींच लिया था। 2023 में ही अमेरिका की टाइम मैगजीन ने उनको भविष्य के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी। इस तरह बालेंद्र शाह की ख्याति इंटरनेशनल मंचों तक पहुंचने लगी। फिर सितंबर 2025 आया। नेपाल सरकार ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। इसके खिलाफ जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ। देखते देखते प्रोटेस्ट हिंसक हो गया और संसद और प्रधानमंत्री घर को जलाया जा रहा था। नेताओं को सरेआम पीटा जा रहा था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली किसी तरह बच कर निकल गए, लेकिन 9 सितंबर को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बालेन शाह ने इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। उन्होंने एक मौके पर केपी शर्मा ओली को आतंकवादी कहा था। प्रोटेस्ट में उनके गाने भी खूब इस्तेमाल हुए। इसलिए प्रोटेस्ट के बाद जब कार्यवाही सरकार बनने की बारी आई, तब बालेन शाह का नाम सबसे आगे था। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि उन्हें कई बार फोन भी किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अंत में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी। बालेन शाह का यह मूव काफी कैलकुलेटेड था। वो लंबी पारी खेलना चाहते थे। उन्होंने गुपचुप तरीके से अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन नवंबर 2025 में एक फेसबुक पोस्ट ने तहलका मचा दिया। 1 नवंबर 2025 की आधी रात बालेन शाह ललितपुर के एक रेस्टोरेंट में फोन चला रहे थे। रात के 11:56 पर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने भारत, चीन और अमेरिका के अलावा नेपाल की सभी पार्टियों को गाली दी थी और लिखा था, तुम सब भाड़ में जाओ, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आधे घंटे बाद बालेन ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन उनका मैसेज दूर तक पहुंच चुका था। सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट दौड़ रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह आदमी पागल हो चुका है, इसको देश दुनिया की कोई समझ नहीं है, अगर ये प्रधानमंत्री बना तो नेपाल को बर्बाद कर देगा। लेकिन कईयों को उनकी पोस्ट ने अट्रैक्ट भी किया। उनका कहना था कि इस आदमी में कोई लाग लपेट नहीं है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है, उसकी ईमानदारी की तारीफ होनी चाहिए। फिर जनवरी 2026 में बालेन शाह ने काठमांडू के मेयर का पद छोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ज्वाइन कर ली। आरएसपी की स्थापना 2022 में हुई थी। 2022 के इलेक्शन में उसने 21 सीटें जीती थी। इसने कुछ समय तक प्रचंड सरकार को समर्थन भी दिया था, लेकिन 2024 से वो विपक्ष में थी। जब बालेन शाह आए तो उनके अंदर जीतने का भरोसा जगा। पार्टी ज्वाइन कराते ही उन्होंने बालेन को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। यह उनका मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बालेन ने चुनाव में नारा दिया था, अब की बार बालेन सरकार। वही दिखा भी। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नेपाल का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से बदल गया था। लोग पुराने नेताओं से आजिज आ चुके थे। बालेन शाह में उन्हें नया भविष्य दिखा। वे उनके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे लहर पूरे नेपाल में फैल गई। फिर 5 मार्च को नेपाल में वोटिंग हुई।
जब नतीजे आए तो चमत्कार हुआ। महज 4 साल पुरानी आरएसपी 2/3 सीटों पर आगे चल रही है। फाइनल रिजल्ट आने में 3-4 दिन और लग सकते हैं, लेकिन नतीजा इसी के इर्द गिर्द रहने की उम्मीद है। बालेन्द्र शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने ओली को 49,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हरा दिया है। अब सवाल कि बालेन्द्र शाह भारत के लिए कैसे नेता साबित होंगे। उनका अब तक का रुख भारत विरोधी रहा है, लेकिन वो किसी और के पाले में जाने की बात नहीं करते। पुरानी पीढ़ी के नेपाली नेता कभी भारत कभी चीन के पलड़ने में झूलते रहते थे। बालेन्द्र का दावा है कि वो किसी की तरफ नहीं झुकेंगे। जिन्हें हमसे काम होगा वे खुद हमारे पास आएंगे, ऐसा उनका कहना है। भारत में कई लोग बालेन्द्र शाह की इंडिया कनेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझनी होगी कि वो नेपाल के नेता हैं। उनकी पहली जिम्मेदारी नेपाल के प्रति है। उनके कनेक्शन को लेकर गर्व किया जा सकता है, लेकिन ये मान लेना कि वो सिर्फ भारत के लिए काम करेंगे कतई गलत होगा। भारत ने क्या रिएक्शन दिया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए नेपाल सरकार को बधाई दी है, लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट में बालेन्द्र शाह का नाम नहीं लिखा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत थोड़ा ठहर कर प्रतिक्रिया देना चाहेगा। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब चल रहे हैं। बालेन्द्र शाह से एकदम अलग होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके साथ एक एडवांटेज भी है। उनकी सरकार पूर्ण बहुमत वाली होगी। उन्हें गठबंधन की मजबूरियों में नहीं फंसना होगा। अगर भारत ने ठीक से डील किया तो नेपाल के साथ पुराने मसले सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन क्या बालेन्द्र शाह इसके लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। इसका इंतजार हमें भी है। इस वीडियो में इतना ही। बालेन्द्र शाह के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो सरकार आ रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर जल्दी मुलाकात हुई जब पूरे नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद भी हम आपसे इस बारे में बात करेंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहित हैं। शुक्रिया।